लास्ट क्लास में बच्चे कहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और देख लेते हैं एक बार। हाँ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि कहां पर पैसिव वॉइसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, और कब ऑब्जेक्ट नहीं होता वो हम लोगों ने देखा था। दो ही केसेस बनते हैं, या तो डेफिनेट केस बनेगा या फिर मेरे बच्चे इंडेफिनेट बनेगा। डेफिनेट वाले केसेस में हमें पता होगा कि वो काम किसने किया है, ठीक है। जैसे पुलिस ने अरेस्ट करने का काम, जेल भेजने का काम जज है ना, प्रिंसिपल ने कोई ऑर्डर पास किया, किसी को रेस्ट्रिकेट किया प्रेसिडेंट, है ना। इंडेफिनेट की बात करें तो समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, इस तरह के एक्सप्रेशंस हम लोग जब श्योरिटी ना हो कि वो काम कोई एक ही व्यक्ति करेगा, कोई भी कर सकता है, तो ऐसे केस में हम इंडेफिनेट केसेस का यूज किया करते हैं, ठीक है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो एक बार फटाफट से बताएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए कोई भी डाउट अगर किसी भी बच्चे को हो तो फटाफट से वो डाउट बता दे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आज कंप्लीट कर लेंगे अपना वॉइस, ठीक है। स्वागत है भाई सभी बच्चों का। कोई डाउट हो तो बताएंगे भाई फटाफट से। डाउट जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बना देते हैं, डाउट है तो बताएंगे आप। अब बात करते हैं डबल ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। डबल ऑब्जेक्ट कई बार दिखा करते हैं हमें, ठीक है ना। अब कुछ सेंटेंसेस बच्चे ऐसे हुआ करते हैं जिसमें एक नहीं बल्कि दो दो ऑब्जेक्ट्स आपको दिखा करते हैं, ठीक है। बहुत दिन बाद ऑनलाइन क्लास ले, कोई बात नहीं बच्चे। डबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जब एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आपको सेंटेंस में लिखे मिले, तो उन केसेस का एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए जी पहले तो जान लेते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले केस होते क्या है। मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने लिखा मोनिका गेव मी अ बुक, ठीक है। मोनिका गेव मी अ बुक, क्या कहा, मोनिका ने मुझे एक किताब दी, ठीक है। अब इस सेंटेंस में एक वर्ब का यूज किया गया है, दैट इज गिव, है ना। एक वर्ब हमारी यूज की गई है बच्चे, गिव। अगर मैं बात करूं इस गिव शब्द की, ठीक है, तो ये एक वर्ब है और इसके सेंटेंस में यहां पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक हुआ बच्चे मी और एक हुआ हमारा आ बुक। तो इस गिव वर्ब के दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। एक है बच्चे मी और एक है बच्चे आ बुक, ठीक है। वन इज गेव, वन इज आ बुक। अब जब कोई एक वर्ब जिसके अलग अलग दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसी वर्ब्स को बच्चे ग्रामेटिकल टर्म्स में हम लोग क्या बोला करते हैं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई का मतलब क्या होता है, दो से, और ट्रांजिटिव का मतलब जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए। एक ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए ट्रांजिटिव बोला जाता है, उसी में हम लोगों ने डाई लगा दिया। डाई ट्रांजिटिव का मतलब उसको दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो गेव ऐसी ही एक वर्ब है जिसको अपने बाद दो अलग अलग ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, ठीक है। जब एक वर्ब को अपने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं दोस्तों, तो एक को हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और एक को इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें से कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है वो भी देख लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मोनिका ने क्या दिया, तो मोनिका ने हमें बुक दी, ठीक है। देने के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज किया गया है वो क्या यूज किया गया है, बुक। उसने ऐसा नहीं कि मुझे उठाकर किसी को दे दिया ना, उसने बुक मुझे दी, तो देने का काम क्या हुआ, बुक को, है ना। तो यहां पर जो बुक है वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया बच्चे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो मी हो गया, मी क्या हो जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बुक जो हो गया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और मी जो हो गया वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसका एक दूसरा तरीका भी है। तो वर्ब से अगर हमें व्हाट का रिप्लाई मिल जाए तो वो क्या होगा, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वर्ब से अगर होम का रिप्लाई मिल जाए तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा कब करना है, जब दो ऑब्जेक्ट्स हो। तो जो व्हाट का रिप्लाई होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो होम का रिप्लाई है बच्चे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर है जी। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अगर हैं तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों और एक हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्या, जब हमारे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा ये भी जानना जरूरी है। हालांकि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो, बट सही तरीका क्या माना जाता है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना वो बाद में लिखा जाए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरे बच्चे पहले लिखा जाए। सही तरीका यही माना जाता है, इसीलिए हमने इस सेंटेंस को कुछ इसी तरह से लिखा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है। बट किसी बच्चे को ऐसा लगे कि नहीं सर हम तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना चाहते हैं, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली बाद में लिखा जाता है, बट अगर आप पहले लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं बच्चे। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान से देखना है। सेंटेंस में मोनिका गेव, ठीक है। अब उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर मैं पहले लिखना है, मोनिका गेव अ बुक, ठीक है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दोगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हमें एक प्रीपोजिशन का यूज करना होता है बच्चे, और आमतौर पर वो प्रीपोजिशन क्या हुआ करती है बच्चे, टू। आमतौर पर वो प्रीपोजिशन क्या हुआ करती है बच्चे, टू हुआ करती है, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर टू का यूज करते हैं, कभी कभी फॉर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पानी पी लें भाई थोड़ा सा, बात समझ पा रहे हैं, एक बार नोट कर लो आप लोग। ठीक है, तो ये तो हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना। अब बात आती है कि इसका पैसिव वॉइस हमें कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए इसी सेंटेंस को मैं एक बार दोबारा से आपके सामने लिख देता हूं। मैंने लिखा मोनिका गिव मी अ बुक, और आपने देखा इसके दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब क्योंकि आप ये भी जानते हो हम अपने ऑब्जेक्ट्स को ही क्या बनाया करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। हमने अपने ऑब्जेक्ट्स को ही क्या बनाना होता है बच्चे, सब्जेक्ट बनाना होता है। प्लीज सिट एंड ड्रिंक वाटर। थैंक यू बच्चे, याद दिलाने के लिए, भूल जाता हूं कभी कभी। चलिए अगला सिप जो पानी का लिया जाएगा वो बैठ कर लिया जाएगा। आप लोग भी ध्यान रखें, पानी जो पीना है हमेशा बैठ कर पिए। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, पानी जो है वो बैठ कर पिए। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन जाती है, एक बार हम मी को सब्जेक्ट बना लें और एक बार हम बुक को सब्जेक्ट बना लें। ठीक है, दो सब्जेक्ट्स हमारे बन जाएंगे, तो इस सेंटेंस के दो पैसिव वॉइस भी बनेंगे। तो एक बार हम लोग मी को बनाते हैं ना, एक बार हम लोग मी को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मी को सब्जेक्ट बनाए तो क्या बना, आई। टेंस आप जानते हो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, वो की सेकंड फॉर्म है, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज वर्ब लिखना होता है। आई वाज और फिर थर्ड फॉर्म गिवन, आई वाज गिवन। ठीक है, आई वाज गिवन अ बुक, आई वाज गिवन अ बुक। ठीक है, किसके द्वारा, इजी हो गया फिर तो। I was given a book by Monica. I was given a book by Monica. ठीक है जी, I was given a book by Monica। एक तरीका तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके ही दूसरे तरीके की। दूसरा क्या है, एक बार आप आबुक को सब्जेक्ट बनाओ, आबुक को सब्जेक्ट बनाया, ये बन गया। अब आप देख रहे हो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोगों ने पहले लिख लिया। ठीक है, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट से पहले लिखा जाता है तो वही याद रखना, टू का यूज करते हैं फिर फॉर का। तो अ बुक वॉज गिवन, अ बुक वॉज गिवन किसको, टू मी बाय मोनिका। ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस पूरी तरह से करेक्ट है। ठीक है, बात आती है कि अगर एग्जाम में बाय द वे ये क्वेश्चन दिया गया हो और ऑप्शन में ये दोनों ही मिल जाए आपको, ऐसा वैसे रेयर होगा बट अगर हो जाए ऐसा तो क्या करना है उस सिचुएशन में, तो इस वाले को अपना आंसर मार्क कर लेंगे। करेक्ट ये दोनों हैं, बट हम कह देंगे ये वाला ज्यादा करेक्ट माना जाएगा, मतलब करेक्ट ज्यादा माना तो क्या जाएगा, मतलब करेक्ट ये दोनों ही होंगे बच्चे, दोनों के दोनों ही करेक्ट होंगे दोस्तों। बट इस वाले को हम लोग प्रेफरेंस दे देंगे, बस प्रेफरेंस की बात है यहां पर कि इस वाले स्टेटमेंट को क्या दे दिया जाएगा दोस्तों, प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। सेंटेंस दोनों ही करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। बोथ आर करेक्ट, दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस क्या है बच्चे, करेक्ट है। लाइव क्लास है भाई साहब, लाइव ही होती है, सारी की सारी क्लासेस यहां पर लाइव ही ली जाती हैं दोस्तों। समझ पाए, आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, अरुण गौतम टीचेस अस इंग्लिश। ठीक है, अरुण गौतम टीचेस अस इंग्लिश, अरुण गौतम हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए जी, आप यहां लिख सकते हैं बाद में, मतलब पूरा सेंटेंस क्या है, अरुण गौतम टीचेस अस इंग्लिश वेरी वेल। ठीक है, चलो वो खैर मैंने लिखा नहीं है बट आप लोग जानते हैं, अरुण गौतम टीचेस अस इंग्लिश। अब अगर मैं बात करूं इसके पैसिव वॉइस की, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं बच्चे, एक है हमारा अस जो कि इनडायरेक्ट है, और एक है बच्चे इंग्लिश जो कि डायरेक्ट है। ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि टीच करने का काम क्या किया जाता है, इंग्लिश है ना, क्या पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, किसको, हमें। ठीक है, अरुण गौतम टीचेस व्हाट, ये व्हाट का रिप्लाई है तो डायरेक्ट है ना, होम का रिप्लाई है तो ये इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, खैर अब इनका वन बाय वन हम बताते हैं। पहले अस को सब्जेक्ट बना लेंगे वी। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर आएगा, वी के साथ क्या आएगा, आर। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, टीच टॉट टॉट है ना। तो वी आर टॉट, क्या पढ़ाया जाता है हमें, अंग्रेजी। वी आर टॉट इंग्लिश किसके द्वारा, बाय। ठीक है, इजी है। सर मोनिका का एम बड़ा आएगा क्या जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा, अरे हाँ, अब देखो ये भले ही ऑब्जेक्ट है इन दोनों सेंटेंसेस में। ठीक है, ये भले ही मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट है मोनिका और यहां पर भी मोनिका। ठीक है, बट आप जानते हैं कभी भी किसी का नाम एक प्रॉपर नाउन होता है और प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हमने यहां पर भी करा। यहां पर अरुण गौतम सब्जेक्ट है तो चलो शुरुआत बड़े लेटर से करते हैं, बट यहां पर अरुण गौतम जो है वो ऑब्जेक्ट है, बट शुरुआत इसकी भी कैपिटल से ही करेंगे क्योंकि ये एक नाम है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन दोस्तों हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर से ही आप लोग शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है जी। अब इसके दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्या बन जाएगा इसका, इंग्लिश को पहले लिखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख लिया हम लोगों ने, तो इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश इज टॉट टू अस, है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए टू अस लगाया।
बाय इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय अरुण गौतम। ये हो गया हमारा इजी। है कुछ नहीं डबल ऑब्जेक्ट में, बस दो ऑब्जेक्ट होंगे, उसको वन बाय वन एक सब्जेक्ट बना लो, बाकी तो सारा का सारा वही करना जो करते आ रहे हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं। माय फादर हैज प्रेजेंटेड, माय फादर हैज प्रेजेंटेड मी अ साइकिल। ठीक है, मेरे पिताजी ने मुझे एक साइकिल दी जिसमें कि एक मी ऑब्जेक्ट हो गया और एक आ साइकिल ऑब्जेक्ट हो गया। आ साइकिल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और मी हमारा क्या हो गया बच्चे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस आसान बन जाएगा। पहले मी को बनाओ सब्जेक्ट आई, टेंस है बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव। आई हैव बीन प्रेजेंटेड अ साइकिल बाय माय फादर। तो आई हैव बीन प्रेजेंटेड अ साइकिल बाय माय फादर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एक बार आ साइकिल को बनाएंगे सब्जेक्ट। अ साइकिल, आ साइकिल सिंगुलर है तो हैज बीन, अ साइकिल हैज बीन प्रेजेंटेड टू मी बाय माय फादर। अ साइकिल हैज बीन प्रेजेंटेड टू मी बाय माय फादर। आई होप ये दोनों के दोनों केसेस मतलब ऑब्जेक्ट आपको समझ में आएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले केस में करना क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या करना है, इजी है, आसान है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। अब ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है जी, ये क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस मेरे बच्चों क्या हुआ करता है, इसको जानते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे शायद जानते हो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस हुआ करते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किए जाते हैं। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे सेंटेंसेस, उन्हीं को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बोला करते हैं। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले केसेस को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले केसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो। ठीक है, एक और कंडीशन है इसकी, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें बात हो ऑर्डर की, रिक्वेस्ट की, कमांड की, सजेशन की, एडवाइस की, प्रपोजल की, थ्रेट की, इस तरह की जब बात होगी तो उसी को हम लोग क्या बोला करते हैं बच्चे, इंपेरेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, सजेशन, एडवाइस या फिर प्रपोजल हो, तो उनको हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बोला करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे है। ठीक है, अब बात आती है कि इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है ना। ये तो हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें करना क्या होता है, आइए जी उसको समझते हैं। अगर एक इंपेरेटिव सेंटेंस का आपको क्या बनाना हो, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो दोस्तों इसका पैसिव वॉइस तीन अलग अलग तरह से बनाया जा सकता है। इसका पैसिव वॉइस तीन अलग अलग तरह से बनाया जा सकता है। वो तीन तरीके क्या है, आइए समझते हैं। एक इंपेरेटिव सेंटेंस को जब एक्टिव से पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं तो वो तीन केसेस में बनाया जा सकता है। वो तीन केसेस क्या है देखते हैं। देखो भाई, एक इंपेरेटिव सेंटेंस को जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो आप उसको इन्फिनेटिव में चेंज कर सकते हैं, लेट वाले केस में लिख सकते हैं और शुड वाले केस में भी लिख सकते हैं। सदा हिंदू पढ़ रहा हूं, रीडिंग में फायदा होगा क्या? बिल्कुल होगा भाई, रीडिंग तो करनी ही करनी है, चाहे हिंदू पढ़ो चाहे कुछ पढ़ो। ठीक है, बट रीडिंग करनी है डेली, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्फिनेटिव तो आप जानते ही हैं, इन्फिनेटिव होता क्या है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ जब भी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो अपने आप में क्या हो गया, इन्फिनेटिव। क्या हो गया दोस्तों, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते समय आप इन्फिनेटिव में चेंज कर सकते हैं, लेट में कर सकते हैं, शुड में कर सकते हैं। बट याद रखेंगे लेट और शुड में सिर्फ तभी कर पाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस को लेट और शुड से पैसिव वॉइस तभी बना पाएंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन। जब हमारा ऑब्जेक्ट गिवन होगा सिर्फ तभी लेट और शुड से इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप नहीं बना सकते। और इंपेरेटिव सेंटेंस को इन्फिनेटिव में कब चेंज कर सकते हैं, इन्फिनेटिव वाले केसेस में, तो यहां पर बोथ केसेस। और आई होप आप समझ गए होंगे बोथ केसेस का मतलब क्या है।
बोथ केसेस का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट गिवन हो तो भी और ऑब्जेक्ट ना गिवन हो तो भी। दोनों ही केसेस में आप इन्फिनेटिव में तो चेंज कर ही सकते हो, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है तो तीनों केसेस में बना सकते हैं, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ इन्फिनेटिव में बनेगा, लेट और शुड से आप उसका पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अब इसी चीज को अपने एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ना। एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस में लिखता हूं आपके सामने, ओपन दी डोर। एक सेंटेंस मैंने लिखा आपके सामने, ठीक है। अब ओपन द डोर जो है ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, वो की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, ओपन से। इसको हम तीनों तरह से बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हमारा ऑब्जेक्ट गिवन है दोस्तों। इसमें क्या गिवन है बच्चे? ऑब्जेक्ट गिवन है। सर मुझे अब धीरे धीरे आ रहा है समझ, थैंक यू, अच्छी बात है बच्चे। धीरे धीरे को थोड़ा फास्ट फास्ट में चेंज करो, ठीक है। अब ओपन द डोर में द डोर आपको ऑब्जेक्ट गिवन है। जब ऑब्जेक्ट गिवन होता है तो तीनों केसेस में बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंफिनिटिव में कैसे चेंज करना। जब एक इंपेरेटिव सेंटेंस को इंफिनिटिव की मदद से हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें देखना होगा सेंटेंस में किस तरह की बात की गई है। ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड, सजेशन है तो यू आर सजेस्टेड, प्रपोजल है तो यू आर प्रपोज्ड, एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड, कमांड है तो यू आर कमांडेड। इस तरह का एक्सप्रेशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं बच्चे। ओपन द डोर आपको गिवन है ना, तो यहां पर अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं, अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो क्योंकि ये ओपन द डोर ऑर्डर है तो हम लोगों को क्या करना होगा? यू आर ऑर्डर्ड। क्या लिखना होगा दोस्तों? यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। उसके बाद हमें इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू चाहिए। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पहले से गिवन है, टू ओपन द डोर। यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। अब ये क्वेश्चन ये भी माइंड में आ सकता है कि सर ये ऑर्डर कैसे हुआ? भाई दरवाजा खोलो, ये आदेश मानकर ही चलेंगे, क्योंकि अगर ये रिक्वेस्ट होती तो प्लीज वगैरह लगा रहता। सर पी वाई क्यूज प्रैक्टिस करवा देना प्लीज, ठीक है बेटे। उसके लिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, वहां से देखते रहो, प्रीवियस चीजें वहां पर चलती रहती हैं। तो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। अब अगर हमें लेट से बनाना है दोस्तों, तो लेट से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लेट को यूज करें, ठीक है। लेट के जस्ट बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, वो ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। लेट द डोर, ठीक है। और फिर हमें बी लगाएंगे और फिर थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा किससे बन गया? लेट से बन गया। लेट से बनाने के लिए सबसे पहले लेट का यूज करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर बी लगाकर थर्ड फॉर्म, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म तो चाहिए। और शुड से बनाना है तो शुड से बनाने के लिए, क्योंकि मॉडल है शुड, तो पहले तो सब्जेक्ट चाहिएगा, है ना। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट क्या है यहां पर? अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, द डोर। तो मॉडल वाला केस तो आप जानते हैं, द डोर शुड बी ओपन। द डोर शुड बी ओपन, ठीक है ना। ओपन द डोर को क्या बोलेंगे? द डोर शुड बी ओपन। समझ पाए? आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से? बहुत ही बढ़िया। अब तक तो बच्चों को यही नहीं पता यूट्यूब चैनल हमारा, तो मेरा नहीं बेटे, हम लोगों का है, ठीक है। हमारा और आपका। कमाल ही करते हो भाई सब। इंग्लिश बाय अरुण गौतम सर। इंग्लिश बाय अरुण गौतम सर।
शी इज लव्ड बाय ऑल, तो ऑल लव हर ऐसा बोलेंगे ना, तो बाय ऑल ठीक है, लिखा होता कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है बच्चे, है ना, इसको आप जाएं और सब्सक्राइब कर लें। चलो एक और देखते हैं। मैंने लिखा प्लीज गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट है तो तीनों तरह से बन जाएगा दोस्तों। क्या प्लीज आ गया तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अरे ये क्या हुआ भाई, दूसरा अब लेट से भी बन सकता है, लेट से बनाने के लिए लेट का यूज करें, फिर वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को लिखें लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी गिवन, और शुड से भी बन सकता है इसका अ ग्लास ऑफ वाटर शुड बी गिवन, अ ग्लास ऑफ वाटर शुड बी गिवन, ठीक है। सर प्लीज सजेस्ट इंग्लिश में पैसेज को कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करें। बच्चे पहले रीडिंग की हैबिट बनाओ, क्योंकि समझ में आएगा तो ही आप लोग उसको चेंज कर पाओगे, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन के आंसर्स में। डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक अ नॉइज, चलिए अब क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो दोस्तों एक चीज याद रखना, कभी भी डू नॉट फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव में चेंज करना हो तो हमेशा आप लोग कैसे करेंगे, नॉट टू फर्स्ट फॉर्म में। डू नॉट फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, नॉट टू फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए जी, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज, यू आर ऑर्डर्ड, क्योंकि डू नॉट मेक अ नॉइज मतलब ऑर्डर दिया जा रहा है। फिर इसी को लेट से भी बना सकते हैं बच्चे, लेट अ नॉइज नॉट बी, नेगेटिव है तो नॉट भी लगा दिया भैया, है ना। इसी को आप शुड से भी बना सकते हो बच्चे, इसी को आप शुड से भी बना सकते हैं। शुड से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नॉइज को लिखें, अ नॉइज शुड नॉट बी मेड। अब आप कहोगे सर आपने ये तीसरा मतलब चौथा एक और केस लिख रखा है, वो कैसे बनेगा। देखो जब भी कभी डू नॉट वाला केस हो, है ना, डू नॉट वाला केस होगा दोस्तों, तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यू आर फॉरबिडन। फॉरबिडन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है मना करना, और याद रखना फॉरबिडन अपने आप में कैसा शब्द है दोस्तों, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो फिर नॉट नहीं आएगा टू मेक अ नॉइज, क्योंकि फॉरबिड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो अगेन इसके साथ हम लोग नॉट का यूज नहीं कर सकते, तो यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज, ठीक है। तो सेंटेंस के चार अलग अलग तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस बन सकते हैं, सारे के सारे करेक्ट है। क्लियर है जी बात। कम हियर, सिट डाउन, डू एक्सरसाइज डेली। इनकी बात करें तो इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एक पैसिव वॉइस बन सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इनका एक ही बनेगा, वो क्या बनेगा देख लेते हैं। कम हियर का मतलब क्या है, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। सिट डाउन, तो यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। डू एक्सरसाइज डेली, डू एक्सरसाइज डेली, ये एक सजेशन है, ये एडवाइस है, तो यू आर एडवाइज्ड टू डू एक्सरसाइज डेली।
तो यू आर ऑर्डर्ड नहीं होगा यहां पर, क्योंकि एडवाइस है, तो इसीलिए यू आर एडवाइज्ड ऐसा हम लोग कर देंगे। ठीक है जी, समझ पाए कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से बनाना है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा था कुछ अदर केसेस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ दो तीन तरह के केसेस हैं यहां पर, है ना। इसमें अदर केसेस की अगर हम बात करें, इसमें बात कर लेते हैं अपने केस फर्स्ट की, है ना। कुछ दो तीन तरह के केसेस आपके सामने आएंगे, कुछ अलग तरह से इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया करते हैं हम लोग। तो अलग तरह के केसेस कैसे बनेंगे देखते हैं। चलिए जी देख लेते हैं। मैंने कहा इट इज इंपॉर्टेंट, चलो इट इज पहले सकते, इट इज टाइम टू ओपन दी शॉप। इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। जब कुछ इस तरह के केसेस आएंगे ना, तो इनका डायरेक्ट सॉरी एक्टिव से पैसिव वॉइस क्या बनाया जाता है, अगर इट इज टाइम यूज किया गया हो, या इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी, इट इज रिक्वायर्ड, है ना, इस तरह के एक्सप्रेशन अगर हो तो एज इट इज लिखते हैं, इट इज टाइम। उसके बाद हम लोग फॉर को यूज करते हैं, फॉर। फिर ये जो शॉप है इसको मतलब ऑब्जेक्ट है इसको लेकर आते हैं, इट इज टाइम फॉर द शॉप। और ये देखो कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो टू के साथ बी लगाएं और बी के बाद थर्ड फॉर्म में उसको चेंज कर दें। तो टू बी थर्ड फॉर्म में इसको चेंज करना होता है। ठीक है, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। ठीक है, जैसे कि एक और देख लेते हैं, इट इज टाइम टू प्ले चेस। तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर चेस टू बी प्लेड। इट इज टाइम फॉर चेस टू बी प्लेड। हम इस तरह से चीजों को एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज कर देंगे। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न कंप्यूटर। इट इज नेसेसरी टू क्लोज द बॉर्डर्स। अब देख रहे हैं ना, किसान फिर दोबारा से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, तो सरकार के लिए ये एक चैलेंज हो रहा है कि वो बॉर्डर्स को बंद कर दें। तो क्या होगा, इसी तरह से यूज करेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट किसके लिए, कंप्यूटर के लिए, फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न। चलिए, इट इज नेसेसरी टू क्लोज द बॉर्डर्स। इट इज नेसेसरी, इट इज एसेंशियल, है ना, फॉर द बॉर्डर्स टू बी क्लोज्ड। ठीक है जी, फटाफट से बताएंगे, बात क्लियर हुई सभी को। तो ये केस फर्स्ट हो गया। आइए जी एक केस सेकंड और देखते हैं। केस सेकंड की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसका एक फॉर्मेशन होता है एक्टिव वॉइस का। क्या, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट के साथ वही इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, टू बी थर्ड फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू बी थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अगर ये वाली फॉर्मेशन आपको कहीं लिखी मिले तो इसको ये वाली फॉर्मेशन में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल से बात समझ लेते हैं इसकी। क्या कहता है ये, जैसे मैंने कहा आई एम
टू परचेज अ कार, शी वॉज टू बाय अ, और आई हैव टू कंप्लीट दिस टास्क। देखिए जी, हम देख पा रहे हैं सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वॉज वर हैज हैड में से एम है, फिर उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वॉज वर में से कोई एक वर्ड मिल गया हमें, फिर टू आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसको इस वाली फॉर्मेशन में करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वही इज एम आर के में से जो आएगा, फिर टू बी थर्ड फॉर्म कर देंगे, सिंपल है। तो क्या करेंगे, अकार, अब प्रेजेंट का है तो कार के लिए क्या आएगा, इज, फिर टू बी, a car is to be purchased by me, ठीक है, a car is to be purchased by me, she was to buy a necklace, she was to buy a necklace, तो क्या होगा, a necklace was to be bought by her, और क्या होगा, this task has to be completed by me। क्लियर है, इजी है, बस फॉर्मेशन याद रखिए और कुछ भी नहीं है। मैंगोज टेस्ट स्वीट, इस तरह के स्टेटमेंट्स है ना, जहां पर आपकी स्टेटिव वर्ब आ जाती है, मैंगोज मीठे होते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, बट ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाए सेंटेंसेस में कुछ स्पेशल वर्ब्स के साथ जो कि स्टेटिव वर्ब कहलाती हैं, ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में इनको पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, देखिए, मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड, मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड, मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड। अब इसी की फॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं कि कैसे बनाया गया। देखिए फॉर्मेशन क्या है, पहले वो नाउन लिखें, ठीक है, जो लिखा है, नाउन के बाद मेरे बच्चे उसके लिए वर्ब लिखें, वर्ब के बाद जो उसके लिए लिखा गया एडजेक्टिव है वो लिखें, फिर उसके बाद हम लोग व्हेन से सेंटेंस को जोड़ते हैं, फिर उसी नाउन के लिए एक प्रोनाउन का यूज करें, फिर उस प्रोनाउन के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उस हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म में एक्सप्रेशन को यूज करें। सबसे पहले नाउन, उसके लिए वर्ब, फिर जो लिखा गया एडजेक्टिव है, फिर व्हेन, फिर प्रोनाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ ग्रामरियंस ये भी कहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब आप ये ना भी लिखो तो भी कोई बात नहीं। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद रखना आपको चाहिए, क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में इस तरह का मिलता ही मिलता है। जैसे कर्ड टेस्ट्स सोर, द रोज स्मेल्स स्वीट, द फूड टेस्टेड डिलीशियस। आइए जी देख लेते हैं। तो सबसे पहले वही नाउन लिखना है, कर्ड, है ना, टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके हिसाब से इज लिखेंगे, कर्ड इज, फिर वो एडजेक्टिव सोर, व्हेन, कर्ड के लिए प्रोनाउन इट आएगा, इट के लिए फिर इज, और टेस्ट के लिए टेस्टेड हो जाएगा, है ना। आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो कर्ड इज सोर व्हेन टेस्टेड ऐसा भी हो सकता है। फिर क्या होगा, द रोज, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज स्वीट व्हेन इट इज, फॉर्मेशन याद रख लेंगे, ये लिखना चाहे तो लिखें, नहीं तो नहीं भी। पास्ट है, द फूड, पास्ट है तो इसीलिए वॉज लिख लेंगे, द फूड वॉज डिलीशियस व्हेन इट वॉज टेस्टेड, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चे। तो ये कुछ अदर केसेस थे जो कि बच्चे हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसी के साथ हमारा ये एक्टिव और पैसिव वाला सब टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे दोस्तों, और कल हम लोग इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।